नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली फैक्टर्स जो कि SN2 रिएक्शंस के मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने पहला फैक्टर डिस्कस किया था सबस्ट्रेट के हवाले से कि सबस्ट्रेट किस तरह का हो तो फिर रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आज हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत मतलब बड़ा टॉपिक है कह लें बाकी सारे के निस्बत। तो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल में हमने देखा था SN1 में कि न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले सारा काम हो चुका होता है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल का किरदार होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने आना है तो लिविंग ग्रुप ने लीव होना है। इन अदर वर्ड्स के न्यूक्लियोफाइल के लगने अगर न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो लिविंग ग्रुप जो है वो निकलना शुरू करेगा। ठीक है, ये आएगा इधर तो ये इसको जो ना वो यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर वो उधर ही बैठा रहेगा, यहाँ आएगा ही नहीं, डरता रहेगा, तो ये वाली जो बिल्ली है ये सोई रहेगी, इसको कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि सिर्फ आना नहीं बल्कि उसको पहले वाली बिल्ली से ज्यादा ताकतवर या पहले वाले जो लिविंग ग्रुप है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, इस वजह से वो लीव होगा, वरना वो वहां से नहीं जाएगा। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियोफाइल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। ये कॉमन न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइड है, जो ना वो अल्कोक्सी है, ये सल्फाइड वाला है, अमाइड है, वगैरह वगैरह, ये सारे कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, तो क्या सारे न्यूक्लियोफाइल एक जैसे होते हैं या सारे न्यूक्लियोफाइल्स का रिएक्ट करने का जो है रेट या उनकी स्पीड एक जैसी होती है? नहीं, इसको हमने पढ़ना है कि न्यूक्लियोफाइल चेंज करने से क्या असर पड़ता है। SN1 में तो हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल जो मर्जी हो रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SN2 का जो ना वो रेट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल के हवाले से अब ये है कि भाई देखें, हम आमतौर पे कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो नेगेटिवली चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर हो। और एक और लफ्ज हम कहते हैं कि वो लिविस बेस के तौर पे काम करता है। ये हमने पहले लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी कि भाई न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनर होता है, इस वजह से उसको बेस भी कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल दो डिफरेंट वर्ड हैं। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है कि भाई बेस क्या होता है? बेस वो होता है या उस चीज को कहते हैं जो अपना लोन पेयर किसी प्रोटॉन को दे सके या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। जितना कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना ज्यादा जो ना वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट जल्दी करेगा। देखें बेसिकली बेस होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके उसको अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर दे, डोनेट कर दे या उसके साथ बॉन्ड बना ले। हर वो चीज जो ऐसा कर सकती है उसको हम कहते हैं ये बेस है। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, तो बेस होने के लिए सिर्फ प्रोटॉन के साथ जुड़ना काफी है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पे अटैक करना। क्या हर बेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पे अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें दोनों केसेस में काम एक ही हो रहा है। ठीक है, कि नया बॉन्ड ही बन रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी नया बॉन्ड बना रहा है, बेस भी नया बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फर्क किस चीज का है कि अगर वो नया बॉन्ड एक प्रोटॉन के साथ बनता है तो हम उसको बेस कहते हैं, और अगर वो नया बॉन्ड एक कार्बन के साथ बन रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो कहने का मकसद ये है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस दो डिफरेंट लफ्ज हैं। ठीक है, हालांकि होती मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेस भी है न्यूक्लियोफाइल भी है। ज्यादातर चीजें जैसा कि ये है OH नेगेटिव, ये एक बेस है और ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, ये बेस भी है और ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है, इसी तरह F नेगेटिव है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ये सारी की सारी चीजें बेस भी हैं और न्यूक्लियोफाइल भी हैं, लेकिन इनकी बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेस की प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रॉन्गर बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हम आगे देखेंगे। और कई दफा ऐसा होगा कि जो अच्छा बेस होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, और ऐसा हो भी सकता है कि अच्छा बेस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे दो लफ्ज हमने समझने हैं कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी है कि कोई भी जो स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है या जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो प्रोटॉन के साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करती है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी है कि कोई भी चीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है या जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज है
वो अटैक कितनी जल्दी करती है एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो ये दो चीजें हैं जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बेसिसिटी कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी है कि कार्बन पे अटैक करना, बेसिसिटी है प्रोटॉन पे अटैक करना। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला अटैक आसान है, ये वाला अटैक थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब ये हमने बुनियादी चीज पढ़ ली कि बेस होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे कि जनरल चीज ये है, जनरल एक कॉमन सेंस की बात ये है कि जो स्ट्रोंगर बेसिस होते हैं वही स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, अच्छे न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। कुछ ऐसी भी हम एग्जांपल देखें जिनमें काम इससे उलट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी मुख्तलिफ क्लासेस या मुख्तलिफ जो है ना वो टाइप्स बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप हम बना देते हैं कि टाइप 1। ठीक है, ए कि अगर हमारे पास देखें एक और बात कि जब हम बात करते हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन अच्छा नहीं है, तो हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। फर्ज करें आप कहते हैं, आपसे कोई पूछता है कि भाई ये देखें ना माशाल्लाह से अभी कितना टाइम हो गया, बच्चे अभी तक आ रहे हैं। अच्छा जी, कोई आपसे ये पूछता है कि भाई OH नेगेटिव जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या H2O अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, या कोई आपसे पूछा है कि OH नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या NH2 नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल, NH2 नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। या आपसे कोई पूछता है कि H2O अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या NH3 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपको, या आपसे कोई पूछे कि भाई फ्लोराइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या क्लोराइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो मकसद ये है कि जब हम बात करते हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं है, तो हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं, कोई से भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, तो जब ये कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किन दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए ना, अगर इसका कंपैरिजन इसका इसके साथ करेंगे तो वो कोई और अलग कैटेगरी है, इसका इसके साथ करेंगे तो अलग कैटेगरी है, इसका इसके साथ करेंगे या इसका इसके साथ करेंगे तो ये सारी कैटेगरीज अलग हैं। तो हम इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो पहली कैटेगरी ये है कि जिन दो मॉलिक्यूल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन नहीं है। ठीक है, अगर उनका अटैकिंग एटम सेम है तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। मसलन मिसाल के तौर पर आपको ये नजर आ रही है नीचे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, मसलन ये है कि भाई देखें आपके पास अगर OH नेगेटिव है और H2O है, इन दोनों में अटैकिंग एटम क्या है, ऑक्सीजन। अटैकिंग एटम दोनों में ऑक्सीजन है। अब इन दोनों में से जो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्गर बेस का आपको बार बार एक बात हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, कि अगर कोई चीज कोई एसिड वीक है तो उसका बेस जो है वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो H2O एक वीक एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो OH नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये टाइम पे आया करें, फिर वो दरम्यान में रिक्वेस्ट आती रहती हैं और वो फिर अच्छा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये जितनी आपके सामने कंपैरिजन नजर आ रहे हैं ये सारे एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड है। ये सारे के सारे जो ना वो वीकर बेसिस हैं, ये सारे स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं। अभी अगर इनको हम बेस ही लें तो इन सब में अटैकिंग एटम है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है और इसमें भी अटैकिंग एटम ऑक्सीजन है। इसमें अटैकिंग एटम नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजन है अमोनिया में। ठीक है, नीचे वाले में भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है। तो जब दो ऐसे कंपाउंड्स को हम कंपेयर करें कि जिनमें अटैकिंग एटम सेम हो, तो जो अच्छा बेस होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे एक और बात भी हम कह सकते हैं कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, ठीक है, अगर हम दो ऐसे कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं जिनमें अटैकिंग एटम सेम है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके जो न्यूट्रल होंगे वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आ गया कि जो अगर अटैकिंग एटम सेम हो तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें बच्चे, फिर आगे चले। कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगला है कि भाई अगर हम दो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि जिनका साइज आपस में सेम है, मिलता जुलता साइज है, या दो हम ऐसे एटम को आपस में कंपेयर कर रहे हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहला पीरियड जो है वो मैं पीरियोडिक टेबल का दूसरा पीरियड लिख रहा हूँ, लिथियम है, ठीक है, और बेरिलियम है,
उसके बाद कार्बन आता है, सॉरी बोरोन आता है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंपाउंड हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है NH3 है, ठीक है, हमारे पास H2O है, हमारे पास HF है, ठीक है। अगर हमने इन तीनों को कंपेयर करना हो, ये तीनों पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड में पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ इन तीनों से मुराद अटैकिंग एटम है, यहाँ पे अटैकिंग एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे अटैकिंग एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे अटैकिंग एटम फ्लोरीन है। तो अगर अटैकिंग एटम जिन कंपाउंड्स को, जिन मालिक्यूल्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनके अटैकिंग एटम पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड में पाए जाएं, या दूसरे लफ्जों में उनका साइज जो है वो मिलता जुलता हो, मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क है उनके साइज में, तो उस इस सेंस में भी जो अच्छा बेस होगा वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बेस है अमोनिया, फिर वाटर, फिर HF। तो क्योंकि HF प्योर एसिड है, ठीक है, इस वजह से ये कमजोर बेस है, ये न्यूट्रल सा है, और ये तो है ही बेस अमोनिया, ठीक है। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्गर बेस होगा वही बेटर न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन तीनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा अमोनिया या नाइट्रोजन वाला कंपाउंड, ठीक है। या ये इसकी एक एग्जांपल ये वाली देख लें, ठीक है, ये आपके सामने ये ट्रेंड बना हुआ है कि इन तीनों का अटैकिंग एटम पीरियोडिक टेबल के एक ही पीरियड से है, दूसरे पीरियड से है, ठीक है। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो इनमें जो अच्छा बेस होगा वही अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे भी वो ट्रेंड क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये दो ट्रेंड दिए गए हैं, एक एसिडिटी का स्ट्रेंथ है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक, और ये सबसे वीक। जो बेसिसिटी का स्ट्रेंथ है वो का जो ट्रेंड है वो उलट होगा। अच्छा देखिए, ये अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसका बेस उतना ही क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। और ये अगर वीकेस्ट एसिड है तो इसका बेस उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये नीचे उनके कॉन्जुगेट आपको बेस नजर आ रहे हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस F नेगेटिव है, इसका कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव है, इसका कॉन्जुगेट बेस NH2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये जो ये एसिड वीकेस्ट था, लेकिन इसका बेस जो है वो कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट था, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये वाला, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, वीकेस्ट है। अच्छा जी, तो ये दो पॉइंट हमने बात कर लिए कि एक तो ये है कि अगर जिन दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं उनका अटैकिंग एटम सेम है तो फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा हमने कहा कि अगर जिन कंपाउंड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनका अटैकिंग एटम पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में से है, पीरियड में से है, सॉरी, तो फिर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे इन दो पॉइंट्स में हमने ये देखा है, इन दो सिचुएशंस में जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ठीक है। जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर कंपेयरिंग जिन मालिक्यूल को हम कंपेयर कर रहे हैं उनका एटॉमिक जो अटैकिंग एटम है उनका साइज डिफरेंट है, साइजेस में फर्क है, ठीक है। एक का साइज कम है, एक का क्या है बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशंस में वहां पे एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, पोलराइजेबिलिटी। कोई बच्चा पोलराइजेबिलिटी बताना चाहेगा क्या होती है पोलर, होती है बच्चे के देखें कि यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है, देखिए आपके पास मैं कुछ एटम्स बना रहा हूँ, यहाँ पे ये, ठीक है, ये एक एटम है, ठीक है, ये इसके है। ये आपके सामने दो एटम्स बने हुए हैं, ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल है, ठीक है। यहाँ पे ये दरमियान में न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहला शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का कलर डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, पहले शेल में, ये दूसरे शेल में, ठीक है, सही है। और ये तीसरे शेल में भी इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है। और ये जो एटम था इसके पहले शेल में इलेक्ट्रॉन और सिर्फ दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है, कुछ दो चार जितने भी हैं, ठीक है। अब होता क्या है, एक लफ्ज होता है कि किसी एटम को पोलर बनाना, नॉन पोलर को पोलर बनाना। तो जिसका साइज बड़ा होता है ना,
ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान होता है। डिस्टर्ब करने का मतलब ये है कि अगर हम इसके करीब कोई पोलर चीज लेके जाए, पोलर से मुराद है जिसका एक सिरा नेगेटिव हो और एक सिरा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वो क्या करेगा, उसका पॉजिटिव सिरा इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो ये क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं रहेगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी, इसका सारा नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा और इसका सारा पॉजिटिव एक तरफ चले जाएगा। नेगेटिव एक तरफ जाने का मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना वो इस पॉजिटिव की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी ये है कि कितनी आसानी के साथ हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जितनी आसानी के साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है, उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करना उसका आसान होता है जिसका साइज बड़ा होता है। जिसका साइज छोटा होता है एटम का, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करना आसान नहीं होता, उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ये एक जो ना वो टर्म है पोलराइजेबिलिटी। मिसाल के तौर पर ये जो आपको राइट लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है एटम, इसका साइज छोटा है, इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगी, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास डिफरेंट साइजेस के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से बेसिसिटी कम होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये क्या चीज है, देखिए बात ये है कि हमने कहा था कि बेसिसिटी क्या है, कि कोई एटम मिसाल के तौर पर ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये उसका दूसरा शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बेसिसिटी होती है कि भाई वो प्रोटॉन को अपनी तरफ कितनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, और अट्रैक्शन के साथ इसका जो ताल्लुक है, वो जितना न्यूक्लियस से फासला ज्यादा होता रहेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, उतनी इसकी प्रोटॉन के लिए अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, उतना उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब करना आसान होगा। ठीक है, तो साइज बड़ा होने से क्या होता है, बेसिसिटी कम हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डोनेट करना क्या होता है, आसान है, तो वो आसानी के साथ अटैक कर देता है कार्बन के ऊपर। इसको इस तरह से समझें, नीचे एक डायग्राम नजर आ रही है, देखें यहाँ पे आपके पास दो है, एक फ्लोराइड है और एक आयोडाइड है। ये जो ना वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो फ्लोराइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, लेकिन इसका साइज छोटा है। स्ट्रॉन्ग बेस है, ये नीचे वाला वीक बेस है आयोडाइड, वीक बेस है लेकिन इसका साइज क्या है, बड़ा। अब होता ही है कि जब इसने कार्बन पे अटैक करना है ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको तो बड़ा करीब जाके बॉन्ड बनाना पड़ना है क्योंकि इसका साइज छोटा है। ये जो बड़े साइज वाला है ये दूर से ही इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जितना वो दूर से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा उतना डोनेट करना आसान होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो क्या है कि बड़े साइज के जो एटम है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत ज्यादा होती है, मतलब उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। और छोटे साइज के एटम की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, कम होती है, उनके लिए बॉन्ड बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। हालांकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन उसके लिए बॉन्ड बनाना वहां पे मुश्किल है, बड़े वाले के लिए बॉन्ड बनाना क्या है, आसान है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास डिफरेंट साइजेस के एटम्स हों, तो उस वहां पे हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी की, जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, और चाहे वो, क्योंकि वो बेस एक वीक बेस होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हैलोजेंस को कंपेयर करें, ठीक है, हैलोजेंस में आप डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप जाएं तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये जो चार हैलोजेंस हैं इनमें इनका साइज डिफरेंट है। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज होने से आपको पता है कि क्या होता है जी, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना सबसे आसान है, उसके बाद ब्रोमीन के या ब्रोमाइड के, उसके बाद क्लोराइड के, और सबसे मुश्किल है फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना, क्योंकि इसका साइज बड़ा छोटा है, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, फ्लोराइड इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि उसका अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखना होता है पोलराइजेबिलिटी को, कि जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, चाहे वो एक वीक बेस ही क्यों ना हो। ठीक है जी। सर फ्लोराइड भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा? आयोडीन, फ्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड शो करता हूँ, ये देखिएगा। मैंने इधर क्यों नहीं शो किया उसको, ये वाला।
इसमें एक ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास ये हैलोजेंस हैं तो इनमें फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर बोरोमाइड और फिर आयोडाइड, ये जो ट्रेंड है ना ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का है, ठीक है। और इसमें आपको पता चल रहा है कि आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड की, फिर क्लोराइड की, फिर फ्लोराइड की। लेकिन इनकी बेसिसिटी का ट्रेंड उलट है। बेस बेस सबसे स्ट्रॉन्ग फ्लोराइड है, फिर क्लोराइड है, फिर ब्रोमाइड है, ठीक है, और सबसे वीक बेस है आयोडाइड, ठीक है। मतलब बेसिसिटी का ट्रेंड और एसिडिटी का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड जो है वो एक दूसरे से क्या है, उलट है। ये जो है ये वीक बेस है, वीक बेस। सर जी जी बच्चे। सर बात सुने सर, ये जो आयोडाइड है सर, ये एज ए एसिड भी बिहेव कर सकती है ना, क्योंकि इसका साइज तो बहुत बड़ा है। मतलब नहीं, एसिड का यहाँ पे नहीं, हम कोई एसिड क्यों करेगा, एज एसिड तो कर ही नहीं ना सकता, बेस ही है वो, ठीक है, लेकिन वीक बेस है, ठीक है। ओके सर। सर लेकिन ये एसिड बिहेव नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी आयोडाइड। ओहो देखिए, वो हम इस बात करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी की। जितनी किसी जी सर। चीज की बेसिसिटी ज्यादा होती है उसकी एसिडिटी कम होती है, और जितनी बेसिसिटी कम होगी उतनी एसिडिटी ज्यादा होगी। वो रिलेटिव स्केल पे यस आप सर। थ्योरेटिकली बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये एसिड नहीं होता, ठीक है। ठीक है सर। मतलब वैसे अगर आप बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, कम होती है। अब HCl बेस तो नहीं है, वो तो एसिड है, ठीक है। तो वो हम कह रहे हैं कि उसकी बेसिसिटी कम है, क्यों, क्योंकि वो एसिड है, सही है ना। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए जो हैलोजेंस हैं उनकी बेसिसिटी का ट्रेंड और उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड एक दूसरे के उलट है, ठीक है। जो वीक बेस है वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वो सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये फ्लोराइड जो है वो बैड न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बड़ी जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया जी मोमना? जी सर। अच्छा जी। ये यहाँ पे मैंने एक वो ट्रेंड करना था शामिल, वो मुझे याद नहीं रही लगानी तस्वीर, खैर बहरहाल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो फैक्टर इसमें किरदार अदा करता है, स्टीरिक हिंडनेस। स्टीरिक हिंडनेस कल अभी पढ़ी है, क्या होती है स्टीरिक हिंडनेस? स्टीरिक हिंडनेस आपको मैंने बताया था कि स्पेस में जो है ना वो स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से अगर कोई चीज रिएक्शन की स्पीड को, रफ्तार को अफेक्ट कर रही है तो उसको हम स्टीरिक हिंडनेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये है एक कंपाउंड कार्बन है, ठीक है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, चौथा इसके साथ एक लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने, सही है ना। और न्यूक्लियोफाइल ने इस पे अटैक करना है इसके साथ रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे हमने साइज को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, 4, ठीक है, तो 5वीं चीज इसने अटैक करना है, ठीक है। तो अगर सबस्ट्रेट का स्टीरिक हिंडनेस होती है तो न्यूक्लियोफाइल की भी स्टीरिक हिंडनेस होती है। कल हमने देखा था कि जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, स्कैंडी जो है ना वो भी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती है, रेट कम होता है। और हमने कहा था टर्शरी बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं होती न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अब प्राइमरी के लिए भी न्यूक्लियोफाइल का साइज भी मैटर करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे पहुंच के अटैच होना जरूरी है, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा होगा कि वो यहाँ पे जा ही नहीं सकता तो इसके लिए वो न्यूक्लियोफाइल उसका अटैक करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जिसकी वजह से बल्कि जो ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पे वो और उनका वहां पे पहुंचना मुश्किल होता है, और वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बल्कि का मतलब होता है जो बड़े ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी की, कि जो साइज है उसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कमजोर हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने वहां पे जाके जुड़ना होता है कि बड़े कंपाउंड के साथ। लेकिन बेसिसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता, बेस जो, क्योंकि बेस के साथ तो आ जाके प्रोटॉन ने लगना होता है, ठीक है, बेस के साथ प्रोटॉन ने लगना होता है, प्रोटॉन का साइज ऑलरेडी बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो बेसिसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता साइज से, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी पे असर पड़ता है। जिसका साइज बड़ा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो अच्छा बेस हो भी। मिसाल के तौर पर
ये आपको कंपाउंड नजर आ रहा है 2, ठीक है। इनको हम कंपेयर करते हैं कि ये हमारे पास है टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन और ये जो है ना वो एथोक्साइड आयन, ठीक है। अब ये है हालांकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का अटैकिंग एटम भी सेम है, इसका भी ओ है उसका भी ओ है। और हमने कहा था कि जिनका अटैकिंग एटम सेम होता है ना उनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि उलट काम हो जाएगा। ये जो एथोक्साइड आयन है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और ये वाला जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। पुअर से मुराद है ये उसकी निस्बत जो है ना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यों हुआ है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसके साथ अपने 3 ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और ये जिसके साथ जाके लगना है उसके साथ भी तो 5 ग्रुप 4 ग्रुप आगे ऑलरेडी अटैच हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से जो ना वो इतनी चीजें जाके वहां पे अकोमोडेट होगी, तो इसका जाना वहां पे मुश्किल होता है। इस वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि हम ये जो है ना टर्शरी ब्यूटोक्साइड एक वीक बेस है, जबकि जो एथोक्साइड आयन जो है वो उससे स्ट्रॉन्गर इस जो ना वो न्यूक्लियोफाइल है। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है। बेसिसिटी का यहाँ पे कोई किरदार नहीं है, अटैकिंग एटम का भी कोई किरदार नहीं है, ठीक है। तो ये उसका किरदार था जी स्टेरिक हिंड्रेंस का न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ। नेक्स्ट है सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है। सॉल्वेंट का भी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। जो प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना पोलर सॉल्वेंट, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं न्यूक्लियोफाइल को इंगेज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा कि भाई न्यूक्लियोफाइल पे आमतौर पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो उस न्यूक्लियोफाइल को अगर हम किसी पोलर सॉल्वेंट में हल करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में जाहिर है आपको पता है पोलर सॉल्वेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट, जैसा कि पानी है, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट का नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल को सराउंड कर लेगा चारों तरफ से, 6 तरफ से, ठीक है। और उसका जो ये नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट सॉरी ये इसका पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सराउंड करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसका पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल को अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, हर तरफ से घेर लेगा, ठीक है। तो जब ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है, फर्जी न्यूक्लियोफाइल है, इसको पानी के हाइड्रोजन ने हर तरफ से क्या किया हुआ, घेरा हुआ है, यानी अपने अंदर सॉल्व कर लिया, इसको हम सॉल्वेशन बोलते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल जा रहा था अटैक करने, दरमियान में उसको पानी के मालिक्यूल ने पकड़ लिया, तो वो बेचारा अटैक नहीं कर सकेगा, वो कहेगा कि मुझे जाने दो, मैंने उधर जाके रिएक्शन करवाना है, तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो पोलर है, उसको हल किया हुआ है। फिर पोलर भी 2 तरह के होते हैं, प्रोटिक और एप्रोटिक, ठीक है। प्रोटिक और एप्रोटिक में क्या फर्क है भला, को बताएगा बच्चा जल्दी से, टाइम बड़ा थोड़ा है। सर प्रोटिक में हाइड्रोजन होता है, एप्रोटिक में हाइड्रोजन नहीं होता। मसलन आपके सामने मैं 2 जो है ना वो सॉल्वेंट लिखता हूँ, ये वाला CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और एक आपके पास है CH3OH। इन दोनों में से कौन सा प्रोटिक है, कौन सा एप्रोटिक है, या दोनों प्रोटिक है? सर जो CH3OH है ये प्रोटिक है। तो दूसरे में भी तो H हैं। जी सर, वो भी फिर प्रोटिक होगा। वो भी प्रोटिक होगा, तो प्रोटिक नहीं होगा ये वाला, एक ही प्रोटिक है। प्रोटिक होने के लिए कंडीशन ये है कि भाई जो H है ना, H वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन वगैरह किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। जब मैंने लास्ट टाइम आपको, मेरा ख्याल ये कहीं पे आया था ना ये वर्ड प्रोटिक वाले का सॉल्वेंट का, वहां पे मैंने ये बताया भी था, सही है ना, कि प्रोटिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन या किसी और के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको हम प्रोटिक बोलते हैं। बाकी मालिक्यूल में जहां मर्जी हाइड्रोजन हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, ठीक है। तो ये जो आपके लेफ्ट साइड पे है, इसको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बोलते हैं, DMS, ठीक है। और ये मेथनॉल है। तो प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं ना पोलर, वो तो इसको इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, वो इसको हिलने नहीं देते। तो लेकिन जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो उसको अपने साथ अटैच जरूर करते हैं, लेकिन वो उसको रोकते नहीं है, बल्कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब एक और बात याद रखें कि जो सॉल्वेशन का प्रोसेस है ना, ठीक है ना, जब किसी चीज ने हल करना है, तो छोटी चीज जल्दी हल होती है एज कम्पेयर टू बड़ी चीज। क्यों? क्योंकि छोटी चीज को चारों तरफ से घेरना आसान होता है, बड़े को चारों तरफ से घेरना आसान नहीं होता। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं
कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह पढ़ते हैं या अल्कोहल पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि जो छोटे साइज के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो पानी में हल हो जाते हैं, बड़े साइज के पानी में हल नहीं होते। क्यों बड़े साइज के पानी में हल क्यों नहीं होते? क्योंकि पानी उनको चारों तरफ से घेर नहीं सकता, बड़ा साइज बड़ा होता है। तो होता ही है कि जो छोटा न्यूक्लियोफाइल है उसको तो ये बड़ी आसानी से घेर लेता और उसको जाने नहीं देता, और बड़े न्यूक्लियोफाइल को जो है ये आसानी से नहीं घेरता और उसको उसके ऊपर इसका इतना असर नहीं चलता प्रोटिक सॉल्वेंट का। जिसका नतीजा क्या निकलता है कि बड़ा जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर सकता है। अगेन याद करें, बड़ा न्यूक्लियोफाइल वो था जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा थी, जो वीक बेस था। ठीक है, अब दो न्यूक्लियोफाइल आए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा अटैक कर रहा है, ठीक है, और छोटा जो है उसको रोक लिया है सॉल्वेंट ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, छोटे की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कम। और छोटे की कम इस वजह से हुई थी कि उसको रास्ते में पानी ने सॉल्वेंट ने पकड़ लिया है, वरना वो अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो होता ही है कि जब कोई प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लेते हैं हम, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड उलट हो जाता है बेसिसिटी से। जो जो अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो वीक बन जाता है न्यूक्लियोफाइल, और जो वीक बेस होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। किसके अंदर? प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है ना, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है, लेकिन वीक की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। उसकी बेसिकली बढ़ती नहीं है, सिर्फ इसकी उसकी इसलिए ज्यादा हो जाती है कि उसको सॉल्वेंट कुछ कहता नहीं है, वो बड़ा होता है उसका साइज। ठीक है, तो उसका मतलब ये उसका नतीजा ये निकलता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक बन जाता है प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, ये सिर्फ प्रोटिक में होता है, ए प्रोटिक में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ए प्रोटिक में ऐसा नहीं होता, ये बार बार प्रोटिक में होता है ऐसे। ठीक है, तो मतलब ये है कि प्रोटिक में जो ट्रेंड है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो उलट हो जाता है। ठीक है, तो ये रिलेटिव ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड प्रोटिक सॉल्वेंट्स कुछ न्यूक्लियोफाइल्स का दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हैलोजेंस का आपको नीचे नजर आ रहा है कि देखें हैलोजेंस के बारे में हमने देखा कि उनका साइज ऊपर से नीचे जो ना वो इंक्रीज हो रहा है। इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, उसका बड़ा है और इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, और बेसिसिटी जो है ना वो इसकी ज्यादा है, लेकिन इस नीचे कम हो रही है। लेकिन अच्छा, अगर गैस फेज में रिएक्शन हो तो फिर ये ऊपर इसी की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में हो तो आपको पता है जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आयोडीन को हमने वैसे भी कहा हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन अलबत्ता गैस फेज में अगर रिएक्शन हो, मतलब गैस में अगर हम रिएक्शन करवाएं तो वहां पे ये वाला ट्रेंड नहीं फॉलो होता, वहां पे जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का कुछ किरदार है उसके साथ उसकी जो ना वो न्यूक्लियोफिलिसिटी में। ये समझ आया? इसमें कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें। और आ जाता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट दो तरह से होता है। एक तो सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल पे और न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने देखा हुआ है इसको ऑलरेडी। तो दूसरा सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म पे, स्पीड पे। उसका ताल्लुक होता है जो हमने जैसा कि SN1 में पढ़ा था। ठीक है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इस वजह से उसको पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो फेवर करता है। लेकिन SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो SN2 जो रिएक्शन है वो बुनियादी तौर पर दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो हो सकता है अच्छा, एक वो होता है जिसमें चार्ज होता है ना वो क्रिएट हो, और एक वो हो सकता है जिसमें चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो या जो ना वो डिस्ट्रॉय हो। ठीक है ना, मसलन मसलन ये है कि आपके सामने जो एक एग्जांपल एक लाइन लिखी हुई है, वो कहता है कि अगर रिएक्टेंट जो होती है ना वो चार्ज्ड हो, ठीक है, तो क्या होगा कि पोलैरिटी इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा। ये क्या चीज है? आमतौर पे आपको पता है SN1 रिएक्शन में होता क्या ये है कि हमारे पास जो होता है न्यूक्लियोफाइल वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और उसने अटैक करना होता है एक सबस्ट्रेट पे। ठीक है, और उस अटैक के नतीजे में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बना होता है कार्बन के साथ, और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा होता है। ठीक है, ये वाली एक सूरत हाल बनती है, सही है ना। तो अब इसमें क्या है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स जो होती हैं जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है ना, इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव,
मतलब एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव आना शुरू हुआ है और उसके ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हुआ है, और ये इस तरह से सूरत हाल है। अब इसमें क्या है कि जो चार्ज है ना वो यहाँ पे ज्यादा है, न्यूक्लियो जो रिएक्टेंट में चार्ज है वो ज्यादा है, और जो इंटरमीडिएट है वहां पे चार्ज जो है वो उसकी निस्बत कम है। ठीक है, अब उससे क्या होगा, उससे दो काम होंगे। एक तो न्यूक्लियोफाइल को आपने पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है ना, अगर तो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इसको सॉल्वेट कर लेगा, सॉल्वेट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो अटैक नहीं कर सकेगा, अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो एक तो ये काम हो सकता है यहाँ पे। दूसरा ये होता है कि जिस रिएक्शन के अंदर चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा हो या चार्ज जो है ना वो कम हो रहा हो, ठीक है, उसमें उसको जो होता है ना वो पोलर सॉल्वेंट फेवर नहीं करता, बल्कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो उसके रेट को जो है वो डिक्रीज करता है। सही है ना। तो इस वजह से एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर चार्ज क्रिएट ना हो रहा हो बल्कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा हो, चार्ज डिस्ट्रॉय होने का मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इंटरमीडिएट में एज सच नेगेटिव चार्ज कोई भी नहीं है एक ओवरऑल, ठीक है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट जो होता है ना वो पोलर सॉल्वेंट ऐसे रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अच्छा, जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करेगा। ठीक है, दूसरे हमारे पास हो सकते हैं ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो होती हैं वो चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। जब रिएक्टेंट न्यूट्रल होंगी ना तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा चार्ज। ये आपको अगर आप याद हो तो सबसे पहला जो लेक्चर हुआ था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के इंट्रोडक्शन पे, वहां पे मैंने ये चार तरह के रिएक्शन डिस्क्राइब किए थे। ठीक है ना, कि अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो तो क्या होता है, अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज हो तो क्या होता है, अगर जो सबस्ट्रेट है वो केटाइन हो कार्बोकेटाइन हो तो क्या होता है, अगर सबस्ट्रेट के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो क्या होता है। तो ये इसका ताल्लुक उस चीज के साथ है, उसको अगर आप जाके रिवाइज करेंगे तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी कि भाई ये चार्ज का क्या सूरत हाल है, चार्ज डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, कम कैसे हो रहा है, ज्यादा कैसे हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि भाई अगर कोई भी रिएक्टेंट जो है वो चार्ज नहीं है, मसलन फॉर एग्जांपल आपके सामने H2 है, H2O न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको पता है ये साल्वोलाइसिस जो रिएक्शन होते हैं उनमें ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब H2O फर्ज करो जो ना वो अटैक कर रहा है CH3Cl पे, ठीक है, या Cl है, चले। अब होगा क्या कि ये ना तो मिथाइल क्लोराइड पे कोई चार्ज है ना ही वाटर पे कोई चार्ज है, लेकिन जब ये अटैक करेगा अपने इस लॉन पेयर की मदद से इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो क्या होगा, H के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर आना शुरू हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है और इधर इसका बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। ठीक है, ये C के साथ, ठीक है, और उधर से वो Cl का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है, चार्ज क्रिएट हुआ है, रिएक्टेंट पे चार्ज कोई नहीं था, इंटरमीडिएट पे चार्ज है, इसको हम कहते हैं चार्ज क्रिएशन। अच्छा जी, जब चार्ज क्रिएट होगा ना तो ये तो बिल्कुल वो वाला मामला हो गया जो कि SN1 में हुआ था, कि हम कहते हैं कि SN1 को सपोर्ट करता है पोलर सॉल्वेंट क्योंकि उसके अंदर चार्ज क्रिएट होता है, जो चार्ज क्रिएट होगा उसको पोलर सॉल्वेंट जो है वो स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो इन अदर सेंस हम कह सकते हैं कि ये वाले जो दोनों रिएक्टेंट है ना ये लेस स्टेबल है। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी कम है, और ये वो इंटरमीडिएट है ये मोर स्टेबल होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है और पोलर सॉल्वेंट इसको अपने अंदर हल कर लेगा। तो अब इसका मतलब है कि लेस से मोर स्टेबल की तरफ जाना है पोलर सॉल्वेंट में, तो पोलर सॉल्वेंट इसके रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये दो सिचुएशंस हैं सॉल्वेंट के हवाले से। लेकिन आमतौर पे हमने जो न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट भी पढ़ा था कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है स्पेशली प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट जो होता है वो इसके रेट को जो है वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हम जो है वो इसको नहीं यूज करते, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट नहीं यूज करते। अगर हमने सॉल्वेंट यूज करना भी हो तो हम ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो बेस्ट कंडीशन सॉल्वेंट के लिहाज से ये है कि अल्काइल हैलाइड को जो ना वो हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है SN2 के लिए। ठीक है, SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद जो इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि SN1 में था, इसमें कोई खास डिफरेंस इनमें नहीं है।
ठीक है। दोनों में एक जैसी रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और दोनों के अंदर लिविंग ग्रुप की कंडीशंस जो है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये हमारा SN1 SN1 और SN2 रिएक्शन जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने इसको साथ साथ पढ़ा भी होगा, और आपको कुछ डिफरेंसेस आपके माइंड में ऑलरेडी होंगे। एम यूनस से भी अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको बेशुमार डिफरेंस जो ना वो मिल जाएंगे। मुझे याद है कि एक दफ़ा BSc में मैंने ये चैप्टर तैयार किया था, तो मैंने अपने रजिस्टर पे ना कम से कम को 10-10, 12-12, 14-14 डिफरेंस इसमें जो ना वो एम यूनस की बुक में से ढूंढ के जो ना वो लिखे थे। तो आप भी ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको इससे ज्यादा, क्योंकि आपके पास मटेरियल ज्यादा है। ये जो मैंने दिया है इनमें से भी चीजें हैं, तो इतने भी काफी होते हैं। डिफरेंस को एज सच हो सकता है इसका क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको ये जब तक डिफरेंस नहीं ना इसमें याद होगा तो आपको दोनों रिएक्शन जो है ना वो कंफ्यूज करेंगे कहाँ पे होता है। तो ये कुछ मैंने बुक्स में से ये मुझे मिला था, तो मैंने ये यहाँ पे लगा दी हैं उनकी तस्वीरें डिफरेंसेस की, एक दो बुक्स की। कुछ मुझे और भी शायद मेरे पास उसके पेजेस अलग से हुए पड़े हों। मैं ना बुक्स अपलोड कर रहा हूँ, अभी मैंने लगाई हूँ, मेरे याद नहीं था रहा, तो वो मैं अपलोड करके उन बुक्स का लिंक भेजता हूँ आपको। तो आप में से कोई डाउनलोड करना चाहे, जिसमें ब्रूस की बुक है, सालोमन की है, वेट की है, 4-5 किताबें हैं ऑर्गेनिक इंटरनेशनल बुक्स। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे उनमें से या अपने इंटरेस्ट के तौर पर, तो वो वहां से पढ़ सकता है। जाहिर है कि जो लेक्चर होता है ना बच्चे, वो एक समरी सी होती है, ठीक है। उसमें मैंने समराइज करना है चीज़ों को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एक्चुअल आपको जो ना वो सही कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड तब होना है, वोकैबुलरी आपको तब आनी है जब आपने खुद से उसको पढ़ना है, ठीक है। और हो सकता है कि आपको जो ना वो ज्यादा समझ आए, ठीक है, निरे लेक्चर से की बजाय, ठीक है। अदरवाइज